दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव भी हो रहा है, मतदान है, लेकिन कल जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में देखा, लोकसभा में, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 38 मिनट के अपने स्पीच में बहुत सारे मुद्दों को उठाए, लेकिन वे मुद्दे, उनमें ज्यादातर ऐसे मुद्दे थे जो अपने सरकार की प्रगति या अपने सरकार की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, उन पे उन्होंने चर्चा की, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहले से ही मौजूद थी। कल के प्रधानमंत्री की स्पीच में जवाब कम थे, कटाक्ष ज्यादा थे, और उन्होंने विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर उनके नाना से लेकर के उनके पिताजी तक हर तरह की चर्चाएं और बहुत सारी टिप्पणियां की जो कटाक्ष की शक्ल में थी। आखिर इन दोनों, अगर स्पीचेस को देखा जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की स्पीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच, अगर प्रवाह, भाषाई प्रवाह के हिसाब से देखा जाए, फॉर्म के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों बेजोड़ थी, लेकिन कंटेंट के अगर लेवल पर देखा जाए, स्तर पर देखा जाए, तो दोनों में बुनियादी फर्क भी नजर आया। वो क्या फर्क है? और जो आख्यान पेश किया है दोनों नेताओं ने देश के बारे में, देश की सियासत के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में, अपने देश की जो आर्थिक प्रगति है और जो हमारी राजनीतिक हैसियत है ग्लोबल लेवल पर, उसमें कैसे इजाफा हो सकता है, कैसे उसमें 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 वो कैसे बेहतर हो सकती है, भारत कैसे रियली ग्रेट मुल्क के रूप में दुनिया के पैमाने पर उभर सकता है, इसका एक तरह से आख्यान दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों के आख्यानों में क्या फर्क है और क्या सही है, कौन कितना सही है, हम इसी विषय पर आज चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और तीनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत जानकार हैं। हमारे साथ M.K. वेणु हैं। M.K. वेणु आर्थिक मामलों के, पॉलिटिकल इकोनॉमी के जानकार हैं, व्याख्याकार हैं और द वायर के आप फाउंडिंग एडिटर हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा हैं। उमाकांत लखेड़ा लंबे समय तक हिंदी के बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पार्लियामेंट का को कवर करने का उनका अनुभव लगभग 3 दशक से भी ज्यादा है। हमारे साथ शास्त्री रामचंद्रन हैं, देश के कई बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, बड़े पदों पर, लेखक हैं और वैदेशिक मामलों को खास तौर पे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले M.K. वेणु साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी इस टिप्पणी की रोशनी में आप कैसे दोनों नेताओं के आख्यान को, भाषण को कैसे आप देखते हैं? थैंक यू। राहुल गांधी का जो स्पीच था, उर्मिला जी, वो मुझे अभी तक जितनी बारी उन्होंने पार्लियामेंट में बड़े बड़े मुद्दों पे या बड़े ओकेजन्स पे जो स्पीचेस दिए हैं, इस बारी जो उनका भाषण था, वो बिल्कुल पिछले भाषणों से बहुत अलग था। पहली बात तो ये है, अलग इस वजह से था क्योंकि वो अभी के मुद्दों से हट के, जिसे कहते हैं कि ऊपर उठ के उन्होंने एक बड़े विजन का उन्होंने एक आर्टिकुलेशन किया, उसका उल्लेख किया कि भाई हिंदुस्तान आज के जो चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसमें हिंदुस्तान किस तरह उन चैलेंजेस को से उभर सकता है और उन चैलेंजेस को मीट कर सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत मेरे हिसाब से दिस वाज राहुल गांधी वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस, और मैंने उसको ट्वीट भी किया। मैंने कहा इसमें बहुत इंसाइटफुल, मैंने ट्वीट किया था कि बहुत ही इंसाइटफुल स्पीच था, और
इसका जो सबसे मुझे इम्प्रेसिव जो बात इसमें लगी स्पीच में, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं आज जो दुनिया फेस कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, टेक्नोलॉजी जो वॉर चल रही है दुनिया में आज, एक तरह से टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर जो मैं कहता हूँ, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, एक तरफ चाइना है, और दोनों में बहुत ही जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो उन्होंने आर्टिकुलेट किया, उसको लेके जो एक जंग चल रही है, और बाकी सारी जो दुनिया है वो देख रही है कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, अभी जैसे डीप सीक, चाइना ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एक इन्वेंशन किया है जो यूएस को चैलेंज करता है, और सारी दुनिया दंग रह गई थी उसे देख के। वही जो चिप्स, वही जो जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जीपीयू जिसे बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो यूएस $100 में बनाता था, वो चाइना ने $10 में बना के दिखाया। तो ये जो आज का जो चैलेंज है, और आगे जाके सारी चीजें जिस टेक्नोलॉजी का हावी, सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का हावी होना, और सोसाइटी को किस तरह टेक्नोलॉजी, किस तरह सोसाइटी में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस लाता है सोसाइटी में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे वो बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा को लिंक किया सोशल एम्पावरमेंट के से। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 90% जो लोग हैं वो या तो दलित हैं, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम्स, 90%। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो डेटा है, आगे जाके हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था जो होगी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होगा, वो उसपे इन लोगों का जो पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो अगर हिंदुस्तान में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा फैक्ट्रीज बनती हैं, और हिंदुस्तान के लोग अपनी जो कंजम्पशन और अपनी प्रोडक्शन और अपने जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का अगर डेटा बेस बनाते हैं, तो किस तरह उसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी, उनका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो 90% लोग तो वही हैं। तो अगर लोग 90% आदिवासी, दलित और ओबीसी हैं और मुसलमान हैं, तो भाई जाहिर है उनका जो प्रोग्रेस है, और जिस तरह उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके बारे में जिस तरह डेटा का हार्नेसिंग होगा और डेटा का प्रोडक्शन होगा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और उसको उन्होंने कास्ट सेंसस से जोड़ा। तो ये जो उन्होंने एक विजन पेश किया है, मेरे हिसाब से एक बहुत सटीक और बहुत डेप्थ था उस विजन में, और बड़े सिंपल तरीके से समझाया कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने देख रहा था कि बीजेपी के भी जो बेंचेस थे, ज्यादातर बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे राहुल गांधी के स्पीच को, और उसके जो जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी। केवल 2-3 चीजों में उनको आपत्ति आई, वो हम सबको पता है। जो चाइना पे उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी कहते हैं कि चाइना बिल्कुल उन्होंने हमारी कोई जमीन नहीं हथियाई, मगर आर्मी चीफ का उन्होंने ब्यौरा देके बोला कि उन्होंने कहा कि भाई कितने हजार किलोमीटर हमारे अंदर चाइना आ चुका है। उसको लेके उनको आपत्ति हुई, और एक दो जगह आपत्ति हुई इसको लेके कि भाई कि मोदी जी को किस तरह हमारे जो विदेश मंत्री अभी ट्रम्प साहब के जो इनॉग्रेशन में, सेरेमनी में, उससे पहले वहां अमेरिका गए, और मोदी जी के लिए इनवाइट उन्होंने मांगने की वहां पे, और मोदी जी के इनविटेशन के लिए वहां लॉबिंग कर रहे थे। तो उसको लेके आपत्ति हुई, और अगर आप इन 2-3 अगर चीजों को हटा दें, तो उनके भाषण में और कोई कटाश नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला
कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। और उन्होंने उसमें यूपीए को भी जोड़ा कि यूपीए के वक्त भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत बाइपार्टिजान उनका स्पीच था। अगर आप सब्सटैंटिव अगर चीजों पे जाएं तो मेरे हिसाब से काफी बाइपार्टिजान और काफी उस स्पीच में काफी दम था और काफी लॉन्ग टर्म विजन था उस स्पीच में। और मोदी जी का जो उसमें जो रिप्लाई था वो तो जैसे आपने कहा वो बिल्कुल वो अपनी सारी पुरानी बातों पे जो पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उसमें आधी चीजें गलत, जैसे उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला और इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा। तो ये तो सारे आंकड़े बताते हैं, सरकारी यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि यूपीए के 10 साल में और 2004 और 2013-14 के बीच में 230 मिलियन 23 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले थे। और उसके बाद भी जब मोदी जी के सरकार आने के बाद भी ये वो सिलसिला थोड़ा चला 2-3 साल, उसके बाद वो थम गया। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में वो बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और उसके बाद अभी तक मेरे हिसाब से पिछले मैं कहूँगा 2016 से अभी तक देख लें 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही है। और उसका प्रमाण आपको अभी भी मिल रहा है। और इन्होंने कई बजट पेश कर लिए, कई चीजें कोशिश कर ली, मगर अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट खासकर चरम सीमा पे है। 25%, ग्रेजुएट्स में तो 29% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। और हालांकि यूपीए के टाइम में इससे कम था, फिर भी राहुल गांधी का इतना तो उनका ग्रेस था कि ये बोला कि भाई प्रॉब्लम तब भी थी और प्रॉब्लम अब भी है। हालांकि अभी प्रॉब्लम कहीं ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। अच्छा, आप ये जो राहुल गांधी ने बात कही कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को जब तक आप नहीं ऊपर लाएंगे और जब तक जीडीपी में उसका जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले से और घटा है, और उन्होंने ठोस आंकड़े दिए, उन्होंने डेटा दिया। वो मैं बताना भूल गया आपको जी, सबसे बड़ा आंकड़ा उन्होंने दिया कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो मैन्युफैक्चरिंग अपने जीडीपी का 15% उसका शेयर होता था, भाग। 15 से थोड़ा ज्यादा, 15 से थोड़ा ज्यादा। आप 15.5 कर लीजिए। हाँ, 15.5। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ जी। 15.5 ले लीजिए। और अब 10 साल में क्या उपलब्धि हुई है, मैन्युफैक्चरिंग 15.5 से 13% पे जाके गिरा है। और शायद 13 से थोड़ा नीचे 12.6 इतनी बड़ी गिरावट। उर्मिला जी, मैं भी इस इकोनॉमी को करीब 35-40 साल से मैं देख रहा हूं और अच्छी तरह क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूं। इतनी बड़ी गिरावट 2.5% मैन्युफैक्चरिंग जो का रेशियो जीडीपी के तुलना में मैंने कभी नहीं देखा। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग उसी का असर है कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पीक पे है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इस देश में नहीं मिल रहा लोगों को। और ये सरकार ये सारे आंकड़े बताते हैं और सारे अर्थशास्त्री भी बोलते हैं कि पिछले 4 या 5 साल में उर्मिला जी करीब 70 मिलियन, मैंने 7 से 8 करोड़ लोग शहर छोड़ के गांव चले गए हैं। और ये सरकार उनको कहती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां जा रहे हैं। आप सोचिए, शहर से गांव की तरफ जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, सारे देश को आप स्टडी कर लीजिए, इंडस्ट्रियल नेशंस को, शहर से गांव की तरफ इतना बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं हुआ। और उसको मोदी जी बता रहे उपलब्धि है क्योंकि उनको फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जबकि वो फार्म सेक्टर में अनप्रोडक्टिव, क्योंकि फार्म सेक्टर भी बिल्कुल स्टैग्नेंट है। वो वहां जाके वहां बस बैठे हुए हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। जो भी अगर वो फील्ड में जाके 2-3 घंटे बैठ जाते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट माना जा रहा है। और ये ताज्जुब की बात है। और ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हमारे लेबर इकोनॉमिस्ट हमारे वायर में लिखते हैं, उन्होंने ये निकाला है कि जो जितने लोग आज
जिनका रोजगार है, टोटल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में आज की तारीख में अगर 500 मिलियन के करीब है, उसमें से उर्मिला जी 100 मिलियन, आप सोचिए 50 करोड़ एम्प्लॉयमेंट टोटल लोग एम्प्लॉयड है, उसमें से 10 करोड़ बिना वेजेस के काम कर रहे हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट विदाउट वेजेस, वर्किंग विदाउट वेजेस, होम एंटरप्राइज, घरों में यही एग्रीकल्चर, 3-4 मेंबर खेती कर रहे हैं, एक और आदमी जुड़ गया, वो उसी में वो उनका भी एम्प्लॉयमेंट बताया जा रहा है, मगर कोई वेजेस नहीं है। अपनी छोटी छोटी दुकानों में एक और दो मेंबर और जुड़ गए, आमदनी उतनी है, उनको कोई मतलब वेजेस नहीं मिल रहे। ये दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं जहां पे 20% जो लोग जो एम्प्लॉयड माने जाते हैं, रोजगार जिनके पास है, वो बिना पैसों के काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत एक आंकड़ा है जो आप कहीं नहीं मिलेगा। और ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात का उल्लेख किया है। जी जी, लखेड़ा साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो आप प्रधानमंत्री जो सवाल उठे, और केवल मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिशन की तरफ से बहुत सारे सवाल उठे थे। अखिलेश यादव ने कुंभ का जो मसला है बहुत ही प्रमुखता से उठाया, उस पर भी कोई बहुत ठोस बात सामने सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आई। आप पार्लियामेंट बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपने कैसे इस अभिभाषण पर राष्ट्रपति के जो चर्चा हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, और इसका भारत के राजनीतिक और आर्थिक जो चुनौतियां हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या आप भूमिका देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पीच था, उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। एक पूरब की बात कर रहा है, पश्चिम का जो स्पीच था कल मैंने पूरा सुना, और उसके बाद मुझे ये लगा कि ये प्रधानमंत्री का स्पीच नहीं है, दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहा है उसका मंच पर भाषण हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उसकी टाइमिंग और रिप्लाई का जो टाइमिंग है, जैसे आज जो टाइमिंग था, मतदान हो रहा है दिल्ली में और कुंभ स्नान हो रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, और कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि वहाँ लोग मर गए, बेकसूर लोग, और कितने लापता हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। तो जो कंसर्न है, जो नेशनल कंसर्न है, राष्ट्रीय चिंताएं हैं, उनका प्रधानमंत्री के स्पीच में, उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में, उनकी चिंताओं में कहीं कोई कंसर्न मुझे नहीं दिखाई पड़ा। और होता क्या है कि प्रधानमंत्री, हमने राजीव गांधी के भी स्पीच लोकसभा में सुनी, उसके बाद तमाम तरह के लोगों की, उनके बाद एक स्लिप होती थी और उस स्लिप में किस नेता ने बाकायदा नाम लेते थे, और बहुत से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नाम लेते थे कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, और एक एक बात का जवाब देते थे। और देखिए, जो राहुल गांधी, मैं रेणु जी की बात से बहुत सहमत हूँ। राहुल गांधी ने जो बात कही, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो बातें बोली है, अपनी कमियां भी गिनाई है, देश की चिंताओं को गिनाया है। यूपीए 1 में जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी कमियां भी गिनाई उन्होंने, अपनी ही सरकार की कमियां गिनाई। ये बहुत भरोसा नहीं है। वो क्या रहा मोदी जी के साथ, मोदी जी 10 साल में जो उनकी नाकामियां थी उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन किया और देश को इकोनॉमिक क्राइसिस में डाला, उससे अभी तक हमारी बात। या शास्त्री, हम आपकी तरफ आ ही रहे थे, तब तक बीच में लखेड़ा जी बोलते हुए मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमसे। हम आपसे ये पहलू समझना चाहेंगे कि मोदी जी ने कल अपने भाषण में एक किताब का जिक्र किया, और किताब का जिक्र उन्होंने इसलिए किया कि राहुल गांधी ने चूंकि वैदेशिक नीति से संबंधित मुद्दे भी उठाए थे, खासकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में जाने को लेकर जो बात कही कि कैसे हमारे विदेश मंत्री वहां जा करके और कई दिन तक रहे इसी काम के लिए। अब ये भारत के मीडिया में भी कुछ चीजें सोशल मीडिया में बड़ी प्रचारित हुई हैं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो राहुल गांधी का वो कहना सही है या गलत है, हमारे पास कोई
ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो कहा कि जो लोग, नाम नहीं लिया उन्होंने राहुल गांधी का, कि जो लोग विदेश नीति की बात करते हैं वो लोग अगर मैच्योर होना चाहते हैं तो उनको एक किताब पढ़नी चाहिए, और उन्होंने उस किताब का, जो ब्रूस रिडल की किताब है, JFK फॉरगॉटन क्राइसिस, इस किताब का उन्होंने हवाला दिया। आप वैदेशिक मामलों के जानकार हैं, आप क्या बताएंगे इस किताब के बारे में हमारे पाठकों और दर्शकों को, कि आखिर ये किताब क्यों इतनी महत्वपूर्ण नजर आई हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को, कि वो कह रहे हैं कि विदेश नीति में मैच्योर होना है तो इसको पढ़िए। मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा अंग्रेजी में भी। मैं हिंदी में वैसे बेशक, पढ़ा बेशक। लिखा हूँ, लेकिन इतना बोलना नहीं आता है नो पढ़ने इशू, में। नो इशू, ये प्लीज। किताब जो है JFK द फॉरगॉटन क्राइसिस, जो ब्रूस रिडल उसका ऑथर है, जो पब्लिश हुआ था मेरे ख्याल 2015 में। मैंने 15 शायद उसको 4, 5, 6 साल पहले पढ़ा है। वो किताब अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मैं अपने से भी वो निकाल नहीं सकता। He was a CIA official from 1977 to 2006. 29, he retired from the CIA. And he was a CIA analyst, he was a CIA intelligence officer. या He प्लीज was प्लीज। not a CIA intelligence officer, and he was not of age when John F. Kennedy was the president, nor when J.K. Galbraith was the ambassador to India. उस टाइम तो वो नहीं था, वो शायद 50s बॉर्न है, 77 में उसका करियर शुरू हुआ है, एंड ऑलमोस्ट ऑल हिज करियर वो CIA में था। और मैं थोड़ा 4-5 लाइन CIA के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये पहले बार मैं सुन रहा हूँ कोई बड़े डेमोक्रेसी के सरकार के सबसे उच्च अधिकारी CIA के लिखा हुआ किताब का ऑफिसर का, रिटायर्ड वाला का किताब का इतना तारीफ कर रहा है। ये CIA दुनिया में क्या किया है, कितने लोगों के, नेताओं के, डेवलपिंग कंट्रीज के, डेमोक्रेसीज के हत्या के पीछे है। ये CIA एट बेस्ट इज कंसिडर्ड अ सेमी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन. Many people consider it a criminal organization. The CIA spent 50 साल से ज्यादा जॉन एफ कैनेडी के टाइम से लेकर, उनका एक ही लक्ष्य था कि क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो, जो दुनिया में उस टाइम सबसे क्रांतिकारी नेता माने जाते थे, कि उसका खून कैसे करे, उसको कैसे सरकार से हटाए। ये दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे बिग डेमोक्रेसी यूएस, जिसकी मिलिट्री माइट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कि उनका सिर्फ ये एक फोकस था। तो इससे हम ये कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जब हम कोई CIA एक्सपर्ट, जिसको कहते हैं CIA एक्सपर्ट, उसका किताब है, ठीक है। इस किताब में 3-4 प्लेयर्स हैं। हम वी विल लुक एट अ लिमिटेड एरिया में देखेंगे, इंडिया, चाइना, तिब्बत, जो उसके किताब में है। जॉन एफ कैनेडी इज वेरी ब्यूटीफुल iconic style queen, Jacqueline Kennedy, who has been described as Queen of America. अगर अमेरिका की कोई रानी होती वो तो जैकलिन केनेडी होती। She was also exceptionally intelligent. She had expertise in arts, history, and culture, and she was an editor of some of the best known books in the world. मैंने एक इजिप्शियन ऑथर है, उन्होंने एक ट्राइलॉजी लिखा है अबाउट कायरो, इजिप्ट इन कॉलोनियल टाइम्स। उस ट्राइलॉजी में इट इज द कायरो टेल्स कुछ है। फर्स्ट बुक इज कॉल्ड द पैलेस। उनका नाम है नगीब महफूज। उनको 1980s में नोबेल प्राइज मिला था, तब मैं उनका किताब पढ़ा था। तो उसमें देखा पीछे एक लाइन में जहां एक्नॉलेजमेंट है, वहां लिखा है कि एडिटिंग वर्क वाज डन बाय जैकलिन केनेडी। तभी तक मुझे पता नहीं था। देन आई फाउंड दैट अदर बुक्स, जैसे जोसेफ कैम्पबेल ने लिखा है मिथोलॉजी पे, उस पे भी शी हैज डन द एडिटिंग। देन बिल मोयर था, एंड मेनी पीपल नो बिल मोयर। वो जॉनसन के टाइम पे व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी था, और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन पब्लिक सर्विस TV broadcasters in the US for many years, from 77 to almost 2010, with many gaps in between, 3-4 साल ऐसे। तो because one of the things that has been pointed out is that जब Nehru met Kennedy and his wife, he was more attracted. He found Jacqueline Kennedy to be more engaging. Actually, if you give me a choice between whom I want to talk to, John Kennedy or Jackie Kennedy, I would prefer to speak to Jackie Kennedy. Okay, because after all,
If look at the way our Prime Minister spoke about Rahul Gandhi, his father, his nanny, his grandfather, So in the same way, what are Kennedy's origins? The Kennedy clan, the previous generation, they were bootleggers. They were running alcohol across the Potomac when there was prohibition in the United States. But when you meet John F. Kennedy, you don't ask him about his father's business of illicit transportation. We see Kennedy as a US president. And Kennedy himself was involved with many women, including Marilyn Monroe, even his assassination. One doesn't know why it happened, whether it is because of his involvement with some of these Hollywood stars who may have been linked to the mafia, or was it the handiwork of state agencies like the CIA? So this is the context. Now, so what does Galbraith, who was US ambassador to India, Galbraith is a personality who is as tall as Nehru, much taller than John F. Kennedy as an economist. He's famous for his book called The Affluent Society, जिसमें वो कहते हैं कितना इनइक्वालिटी है यूएस में, कैसे यूएस पॉलिसी से इनइक्वालिटी को और गहरा किया जा रहा है. और ही वाज एन एडमायरर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. एक्चुअली वो US was running sorties with Pakistan support over China. They were trying to kind of send U-2 aircraft over China. And Nehru did not like this. And Galbraith was also opposed to this. So I fully agree with Prime Minister Narendra Modi that everybody should read the book. किताब सबको पढ़ना चाहिए, जिसको भी इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंडियन डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट है. लेकिन जब किताब पढ़ते हैं या देखते हैं, उसको कई तरह है पढ़ने का. एक है टू रीड अ बुक, दूसरा है टू सेलेक्टिवली रीड अ बुक, तीसरा है टू मिस रीड अ बुक. ये तीनों चीज नहीं करना, वो किताब पूरा पढ़ना चाहिए कि उसका पूरा पर्सपेक्टिव आ जाए. तो उसमें ये भी कह रहा है कि जब नेहरू was opposed to US flying sorties over Tibet and China and paradropping Tibetan rebels who were trained by the CIA to destabilize the Chinese administration in Tibet. It is not only Nehru, Galbraith was also opposed to it. And Galbraith was supportive of Nehru's position. So that is also there in Bruce Riddell's book. Okay. The third and the second thing is the US had also wanted India as a nuclear ally during John F. Kennedy's time. And Galbraith warned the US government that don't attempt this. Nehru will reject this out of hand, because he knew Nehru well. And that is exactly what happened. Nehru was furious. He denounced this whole offer to India of the atomic bomb. He did not want India to be an atomic ally of the US. And in the view of many people, including people like Churchill's biographer and all that, Jawaharlal Nehru is a far more influential and bigger international personality when it comes to influence of mind than either John F. Kennedy, Bruce Riddell, or J.K. Galbraith. I want to make two more points very जितने कम टाइम में कर सकता हूँ. सेकंड थिंग, तो ये ब्रूस रिडेल ने रिकॉर्ड पे देखे, कई लोगों से बात करके, गैल्ब्रेथ वगैरह से, CIA के रिकॉर्ड से किताब लिखा है. CIA में जो काम किया है, ये ब्रूस रिडेल सिर्फ एक आदमी नहीं है जो किताब लिखा है. हर एक एजेंट, हर एक एक्सपर्ट लिखता है. इसमें वो सब सर्विस में हो या रिटायरमेंट में हो, ये हमेशा CIA के जो स्पाइस थे वो हमेशा स्पाइस ही रहेंगे, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ही रहेंगे, और हमेशा वो US इंटरेस्ट के आगे लेने का, उसको एडवांस करने का ही उनका पर्पस होगा. तो एक US के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे. और ये जो कहा है, ये डिप्लोमेसी में बहुत पर्सनल चार्म काम आ जाता है. एंड बोथ, इवन जैकलिन केनेडी, वो खुद किताब में लिख रहा है, शी वॉज चार्म्ड by Jawaharlal Nehru. And last point I want to make, that this is play of personalities कहते हैं हम इसको, जिसमें हिंदी में भी होगा, जो डिप्लोमेसी में चलता है. इसके बगैर डिप्लोमेसी नहीं चलता है, फॉरेन अफेयर्स नहीं कंडक्ट सकते. एंड ये इतना डेमोक्रेसी के बारे में जॉन एफ कैनेडी ने बात किया, दुनिया भर में देर वाज, बट जॉन एफ कैनेडी एज US president was a disaster from the very beginning. From the very beginning, I will say this again and again, that of Bay of Pigs, they tried to invade Cuba that in 1961. That was a huge crisis, and that was a flop. The entire US military failed to destabilize Fidel Castro because they thought they could do it with a handful of Cuban exiles. Okay. फिर उसके बाद
61, same year, India liberated Goa. The same man, President Kennedy's administration, imagine a US administration accused the government of India of using force, and they came out as big Democrats of Portuguese territory, Goa, and they were criticizing India. Again, Nehru was very angry with this, and Galbraith did not appreciate the tone of his own government, although he was a friend and had a direct line to Kennedy and could go to them over the State Department. Then again, India-US relations became a little sour, थोड़ा खट्टा हो गया था. फिर उसके बाद next year they came to India, John F. Kennedy and Jacqueline Kennedy. और उस time again, because of the mutual charm they had for each other, Jacqueline Kennedy and Nehru, they found that the tension was dissolved, the tension created by the liberation of Goa, which was in December 61. So to take out one particular incident, show Nehru putting a tika for Jacqueline Kennedy, or lighting a cigarette for Lady Mountbatten, or playing Holi with Jacqueline Kennedy, and say, oh, this is what was happening in the name of diplomacy. If 50 years later, how will people see Modi hugging everybody whom he meets? So there are ways of looking at this, and I think we should look at these in very dignified ways. My last line is, yes, sir, India mein hota hai, or maybe developing countries. Anyway, that's why they are not developed also, in sense of different. आप मुझे 20 साल US Afghanistan में था. Kennedy का every major landmark of it is a failure. It was only heightening the Cold War. फिर भी कोई US president उसके बारे में बुराई नहीं करता है. ये ट्रंप भी जब अभी आ गया है उसके प्रीवियस प्रेसिडेंट्स का बुराई नहीं करता है, कोई रीगन का बुराई नहीं करता है, क्लिंटन बुश का बुराई नहीं करता है. ये सिर्फ हम ही क्यों इस बात में दुनिया में एक्सेप्शनल है कि हम अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स के बुराई करते जा रहे हैं. We can discuss foreign policy, you can discuss Nehru, you want to discuss the policy of India towards its neighbors, we can discuss Indira Gandhi. But ये हमारे ही प्राइम मिनिस्टर के बार बार हम बुराई करके जाने में इसमें क्या इतिहास है मेरे समझ में नहीं. ये क्या हिस्ट्री है? इज इट इकोनॉमिक्स? इज इट इंटरनेशनल अफेयर? व्हाई इज पार्लियामेंट टाइम बीइंग वेस्टेड इन दिस थिंग? So in short, the only purpose of that, the functional point, is Modi wants people to read this book, and I agree with him. Everybody should read this book. So, and they should also read what Modi ji has read, and perhaps what Modi ji has not mentioned in Parliament. शुक्रिया दोस्तों. उमाकांत लखेड़ा से हमारा संपर्क टूट गया और उनसे पूरी बात उनकी नहीं सुनी जा सकी, इसलिए हम कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं. आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल.